आज हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स के बारे में और फर्दर हम ये भी जानेंगे कि एक एस्टैब्लिशमेंट कैसे जो भी डिफरेंसेस होते हैं या तो एम्प्लॉयज के बीच में या फिर एस्टैब्लिशमेंट या वर्कमैन के बीच में या एस्टैब्लिशमेंट्स के बीच में जो भी डिफरेंसेस होते हैं उन्हें कैसे रिजॉल्व किया जा सके, यानी कि प्रिवेंट कैसे किया जा सके इन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स को। तो देखो, कोई भी केस या कोई भी इशू कब एक डिस्प्यूट बन जाता है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट कब बन जाता है, जब आपको लॉ का सहारा लेना पड़े, जब आपको कोर्ट जाना पड़े। फॉर एग्जाम्पल, अगर कुछ वर्कर्स एक फैक्ट्री में सैलरी हाइक की डिमांड कर रहे हैं, राइट, और मैनेजमेंट उनकी बात सुन रहा है, आई मीन कलेक्टिव बार्गेनिंग के थ्रू या कोई और मेथड के थ्रू, बिना लॉ या बिना कोर्ट का सहारा लिए हुए उनकी बात सुनने को और तैयार है, राइट, तो इसे हम इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट नहीं कहेंगे। तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट कब कहेंगे इसे? जब मैनेजमेंट बात नहीं सुनने को तैयार है, ना ही कलेक्टिव बार्गेनिंग में कोई बात बनी या कलेक्टिव बार्गेनिंग के लिए तैयार है, ओके, नहीं सुनने को तैयार है एम्प्लॉयज की बात, तो ये जाके एक इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट बन जाता है। तो हमें क्या करना पड़ता है इस केस में? कोर्ट का सहारा लेना पड़ता है या लॉ, कानून का सहारा लेना पड़ता है, राइट। So, according to Section 2K of the Industrial Disputes Act 1947, the term industrial disputes means any dispute or difference between employer and employee, employer and employer, workman and workman and employer। तो सिंपल सी बात है, ये डिफरेंस किसी के बीच भी हो सकता है, जो वहाँ काम कर रहे हैं उन लोगों के बीच भी हो सकता है, या फिर कंपनी या एम्प्लॉयर के बीच भी हो सकता है, राइट, किसी के बीच हो सकता है। लेकिन द थिंग इज, कब बनेगा कोई भी इशू इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट? जब कानून का, लॉ का सहारा लेना पड़ रहा है। अगर बिना लॉ का सहारा लिए हुए ही रिजॉल्व हो जाती है वो चीज, तो वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट नहीं कहलाएगी, ठीक है। अब लेट्स से प्रिवेंशन नहीं हो पाया किसी भी केस का, किसी भी, अगर सैलरी हाइक मांग रहे हैं वर्कर्स और हम उसे प्रिवेंट नहीं कर पाए, यानी कि हम इंटरनली इस चीज को रिजॉल्व नहीं कर पाए बिना लॉ के सहारा लिए हुए, तो क्या होता है? स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क, मतलब हमें लॉ यानी कि कानून का सहारा लेना पड़ता है, ओके। इसमें वर्कर्स और एम्प्लॉयज दोनों की बात की जा रही है। अब प्रिवेंटिव मशीनरी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ प्रोसीजर्स फॉर फ्रेम होते हैं इन ऑर्डर टू क्रिएट हार्मोनियस और कॉर्डियल रिलेशंस बिटवीन द वेरियस पार्टीज, ओके। अच्छे रिलेशंस रहें एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयर के बीच में, इसीलिए कुछ प्रोसीजर्स या फिर कुछ मेजर्स फॉलो करती है कंपनी, ताकि कोई भी दिक्कत या कोई भी डिस्प्यूट ना हो सके। सो सर्टेन प्रिवेंटिव मेजर्स आर फॉलोड बिकॉज इट इज बिलीव दैट प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ओके। नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि प्रिवेंटिव मशीनरी में आता क्या है, राइट। सबसे पहले कलेक्टिव बार्गेनिंग, ग्रीवियांस प्रोसीजर, फिर वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, ट्राइपार्टाइट बॉडीज और कोड ऑफ डिसिप्लिन। तो हम समझते हैं डिटेल में कि इन सब चीजों से हम कैसे एक इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को प्रिवेंट कर सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले कलेक्टिव बार्गेनिंग की बात, वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं। देखो सिंपल सी बात है, जब जो वर्कर्स आपकी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, अगर आप उनको मौका देते हो पार्टिसिपेट करने का डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, तो सिंपल सी बात है, डिस्प्यूट्स अवॉइड हो सकते हैं, राइट। बिकॉज जब भी कोई डिसीजन कंपनी ले रही है तो वहां पे वर्कर्स का भी एक ओपिनियन लिया जाता है, तो ऑब्वियस सी बात है फिर आगे चल के डिस्प्यूट्स नहीं होने के चांसेस हैं। आप जैसे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO ने भी एनकरेज किया मेंबर्स को पार्टिसिपेट करने के लिए मैनेजमेंट में। कैसे? बहुत सारी कमिटीज बनाई जाती है, जैसे सजेशन कमिटी जो सजेस्ट करती है कि हमें हमारे क्या हित के लिए है, क्या हमारे हित में नहीं हो रहा है। जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल्स बनती हैं, वर्कर्स कमिटीज। तो ये कमिटीज बेसिकली बनती है जो जिसमें दोनों पार्टीज, मैनेजमेंट और वर्कर्स दोनों होते हैं और आपस में मिल के डिसीजंस लेते हैं, ओके। सो इससे क्या होता है कि फ्यूचर में चल के कोई इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होने के चांसेस कम हो जाते हैं। अब कलेक्टिव बार्गेनिंग की बात कर लें। देखो सिंपल सी बात है, नेगोशिएशन होता है यहाँ पे, मतलब बिना लॉ की हेल्प के, मतलब बिना किसी कोर्ट में जाए हुए। फॉर एग्जांपल, अगर कुछ लोगों ने फैक्ट्री के कोई डिमांड कर रहे हैं, किसी चीज़ की डिमांड कर रहे हैं, सैलरी हाइक या और चीज़ों की, किसी भी चीज़ की बेटर वर्किंग, फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स की डिमांड कर रहे हैं, तो क्या होता है कि
अभी सीधे कोर्ट में केस नहीं जाएगा, कलेक्टिव बार्गेनिंग होगी पहले, मतलब कि कंपनी वाले और ट्रेड यूनियंस आपस में बैठेंगे और डिसाइड करेंगे कि हम क्या कर सकते हैं, नेगोशिएट करेंगे, इसे ही कलेक्टिव बार्गेनिंग कहते हैं। यहाँ पे इंटरनली चीजें रिजॉल्व हो जाती है, किसी कोई कोर्ट का या लॉ का हमें हेल्प लेने की जरूरत नहीं है। सो इट इज बेसिकली अ प्रोसेस ऑफ नेगोशिएशन वेर इन द ट्रेड यूनियन एंड द मैनेजमेंट थ्रू अ रिटन डॉक्यूमेंट म्यूचुअली अग्री on certain issues which can lead to difference in future। तो ध्यान देने वाली ये बात है कि यहाँ पे एक रिटन डॉक्यूमेंट बनाया जाता है। जब आपस में उनकी सहमति बन जाती है तो दोनों पार्टीज आपस में डिसाइड करके साइन, जो भी टर्म्स हैं उनको लिखती हैं और दोनों पार्टी साइन करती हैं, राइट। अब ग्रीवियंस प्रोसीजर बहुत सिंपल है। जैसे किसी भी एक आध एम्प्लॉयज को कोई शिकायत है तो क्या होता है, उन्हें ग्रीवियंस कमेटी के पास वो जाते हैं और अपनी शिकायत दर्ज कराते हैं और कुछ टाइम में उनका जो है निवारण हो जाता है उनकी ग्रीवियंसेस का, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि फ्यूचर में कोई भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 ने प्रोवाइड किया टाइम बाउंड ग्रीवियंस प्रोसीजर, कि मतलब एक समय के अंदर ही हमारा जो भी ग्रीवियंस है किसी वर्कर का वो रिजॉल्व होना चाहिए, किसी का भी कोई भी ग्रीवियंस है वो रिजॉल्व होना चाहिए, राइट। अब बात करते हैं ट्राइपार्टाइट बॉडीज की। देखो ट्राइपार्टाइट बॉडीज नाम से पता चल रहा है 3 पार्टीज होंगी इसमें, एक तो गवर्नमेंट है, वर्कर्स है और एम्प्लॉयर है। वर्कर्स को कौन रिप्रेजेंट करता है, ट्रेड यूनियन। अब देखो होता क्या है, जितने भी हम एक्ट्स वगैरह पढ़ते हैं, ओके, जितने भी हम एक्ट्स वगैरह देखते हैं जैसे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट हुआ, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, बहुत सारे माइंस एक्ट, ये एक्ट जो है आपस में इन तीनों पार्टीज ने मिल के बनाए हैं। यानी मिल के बनाए इन द सेंस आपस में इनकी मीटिंग्स होती हैं जहाँ पे ये डिसाइड करते हैं कि हमारे लिए क्या क्या चेंजेस करने चाहिए, सारी पार्टीज मिलके, और गवर्नमेंट फाइनली फिर इसे आपके पार्लियामेंट में बिल को पास करके एक्ट बनवा देती है, राइट। तो ट्राइपार्टाइट बॉडीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे देश में। उसके बाद कोड ऑफ डिसिप्लिन की बात करें कि कुछ डिसिप्लिन फॉलो करना होता है, जैसे कुछ रूल्स या रेगुलेशन होते हैं हर ऑर्गेनाइजेशन के, उनको फॉलो करना होता है। तो ये म्यूचुअली एप्लीकेबल है, मतलब दोनों पार्टीज के लिए एप्लीकेबल है, जैसे टाइम पे आना, राइट, प्रॉपर ड्रेस कोड, बहुत सारी चीज़ें हैं, नो स्मोकिंग अलाउड, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कोड ऑफ डिसिप्लिन में हमें एक ऑर्गेनाइजेशन में बताई जाती है कि हमें यही चीज़ें करनी है। सो दिस हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग द डिफरेंसेस एज एवरीवन इज एक्सपेक्टेड टू अबाइड बाय द कॉमनली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स फॉर द बेनिफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, राइट। सो आज हमने क्या समझा, बेसिकली हमने आज जाना कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होता क्या है। देखो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट सिर्फ ये नहीं होता है कि अगर जैसे फॉर एग्जांपल कुछ लोग अगर किसी चीज़ की डिमांड कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, कुछ वर्कर्स बोल रहे हैं कि हमारे जो वर्किंग आवर्स उन्हें घटा दिया जाए, तो अभी ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट नहीं बनी। कब बनेगी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, जब हमें कानून का सहारा लेना पड़े, लॉ स्टैट्यूटरी बॉडी का सहारा लेना पड़े, तब ये एक क्या बन जाएगा, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। अगर बिना कानून की हेल्प लिए ओके सॉल्व हो जाते हैं केसेस, तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया प्रिवेंटिव मशीनरी बोलते हैं इसे, इसमें क्या क्या आ जाता है, कलेक्टिव बार्गेनिंग आ जाता है, आपका वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट आ जाता है, राइट। और भी बहुत सारी चीज़ें जिसमें जो वर्कर्स हैं उनको ग्रीवियंस सेटलमेंट कमेटी, तो ये सारी चीज़ें जो हैं इससे क्या होता है कि आपकी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट नहीं बन पाती है, क्योंकि पहले ही बिना कानून के सहारा लिए हुए ये चीज़ें रिजॉल्व हो गई मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में या किसी भी पार्टी के बीच में। सो होप आपको समझ आया होगा इस टॉपिक के बारे में, राइट। और बाकी अगर हम सेटलमेंट मशीनरी की बात करें जिसमें हम कानून का सहारा लेते हैं, अगर चीज़ें नहीं बन रही हैं, बात नहीं बन रही है आपके कलेक्टिव बार्गेनिंग से भी, इंटरनल मशीनरी से भी बेसिकली, तो क्या होगा कि फिर कोर्ट का सहारा लेना पड़ता है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में यही डिस्कस करेंगे कि आखिर सेटलमेंट मशीनरी ओके जिसमें हम एक्ट यानी कानून का सहारा ले रहे हैं, कोर्ट में जा रहे हैं, तो उसमें बेसिकली क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्या क्या मशीनरीज हैं जिनकी हम हेल्प लेते हैं, जिससे हमारा जो है डिमांड्स एज अ वर्कर्स हमारी डिमांड पूरी हो सके, मैनेजमेंट भी अपना पक्ष रख सके, राइट। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपके लिए ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस हम प्रोवाइड कर पाएँ।
थैंक यू सो मच।